हम्म। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे कातिल की जिसका ना तो संपत्ति से कोई लेना देना है, ना ही किसी पुरानी दुश्मनी से। हम्म। मतलब जो खून सिर्फ वीकेंड्स पर करता है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उसे रात को अच्छी नींद आ सके। बिल्कुल। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? हाँ। आज की इस गहन चर्चा में हम फुर्सतगंज के मिडनाइट हंटर की उस खौफनाक सच्ची घटना के पन्नों को पलटेंगे, जिसने सालों तक दर्जनों गांवों की रातों की नींद छीन ली थी। और ये कोई हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ। ये पुलिस की चार्जशीट, अधिकारियों के अनुभव और गवाहियों से होकर गुजरने वाली एक ऐसी केस स्टडी है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। और हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मकसद है वो यही समझना है कि जब अपराध में कोई आम मकसद न हो तो जांच कैसे की जाती है, मतलब फाइलों में दबे पैटर्न को कैसे डिकोड किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, एक इंसान के दिमाग में खून बहाने की तलब किस तरह एक बेकाबू नशे में बदल जाती है। जब मैंने पहली बार इन दस्तावेजों को पढ़ा ना, तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गई थी। मुझे लगा कि शायद ही कोई इस बात पर यकीन कर पाए। ये घटना है ही ऐसी। तो इसकी शुरुआत होती है 9 जून 2001 की उस भयानक रात से। उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला, फुर्सतगंज ब्लॉक और वहां का सेमसी गांव। रात का करीब 1 बज रहा था। बिल्कुल। जगदीश प्रसाद नाम के एक व्यक्ति अपनी आटा चक्की के अंदर अकेले सो रहे थे। सब कुछ बहुत शांत था, और तभी एक जोरदार धमाका होता है, धाएं। और सुबह 6 बजे जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर जो नजारा था वो बहुत ही डरावना था। खून से लथपथ शव पड़ा था, मक्खियां भिनभिना रही थीं। दस्तावेजों के मुताबिक पीछे से सिर्फ परिवार के रोने की आवाजें आ रही थीं। उस समय जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पोस्टमार्टम से एक बात साफ हुई, गोली किसी आधुनिक हथियार से नहीं चली थी। अच्छा, तो फिर किस हथियार से? एक बहुत ही पुरानी भरवा बंदूक से, जिसे अंग्रेजी में मजल लोडिंग गन कहते हैं। मतलब इसमें नली के आगे से बारूद और छर्रे भरे जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब इतना पुराना तरीका। हाँ, और पुलिस ने शुरुआत में इसे एक आम हत्या मान लिया था। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और फाइल बंद हो गई। क्योंकि हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में ऐसी हत्याएं अक्सर जमीन जायदाद या पुरानी रंजिश का नतीजा होती हैं, है ना? बिल्कुल, तो उनका शुरुआती नजरिया भी वही था। लेकिन असल में ये एक बहुत ही खौफनाक सिलसिले की सिर्फ एक शुरुआत थी। मतलब 1 साल के अंदर ही फुर्सतगंज और उसके आसपास के गांव में, जैसे सरवन, बाबू का पुरवा, ब्रह्मणी, हाँ, इन सभी गांवों में एक के बाद एक कई और हत्याएं हो गईं, और तरीका बिल्कुल वही था। रात का समय, घर के बाहर चारपाई पर सोता हुआ कोई बुजुर्ग और सिर के पास दागी गई एक गोली। इसके बाद तो अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होने लगा था। लोग कहने लगे थे कि रात में गोली चलने की आवाज आती है, और फिर अंधेरे में काले कपड़े या बुर्के जैसी किसी चीज में लिपटी हुई 2 परछाइयां भागती दिखती हैं, एक लंबी और एक छोटी परछाई। देखिए, इंसानी दिमाग हमेशा खाली जगहों को भरने की कोशिश करता है। बिल्कुल। जब किसी अपराध का कोई ठोस कारण नजर नहीं आता तो दहशत उसे रहस्य का रूप दे देती है। इन अफवाहों ने पूरे समाज को मनोवैज्ञानिक रूप से लकवाग्रस्त कर दिया था। मतलब लोग तार्किक रूप से सोचना ही बंद कर चुके थे। हाँ, हत्यारा आपको इंसान नहीं रहा था, वो एक ऐसा खौफनाक साया बन गया था जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, और इस डर ने लोगों की दिनचर्या पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मैंने जब दस्तावेजों में दर्ज गांव वालों की गवाही पढ़ी तो उस खौफ का असली अंदाजा हुआ। लोगों ने शाम 8 बजते ही घरों के दरवाजे ऐसे बंद करने शुरू कर दिए थे, मान लीजिए जैसे कोई अघोषित कर्फ्यू लग गया हो। घर के बाहर सोने का तो सवाल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि बुजुर्गों ने रात में शौच के लिए बाहर खेतों में जाना तक बंद कर दिया था। वे डर के मारे अपनी छतों का इस्तेमाल करने लगे थे। ये डर का एक बहुत ही चरम स्तर है। लेकिन एक बात जो यहाँ मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वो ये है कि हमारे देश के छोटे गाँव में कोई भी बात छुपती नहीं है। सही बात है। वहाँ हर नए चेहरे, हर हलचल पर सबकी नजर होती है। ऐसे माहौल में कोई व्यक्ति इतनी सारी हत्याएं करके बिना किसी की नजर में आए कैसे गायब हो सकता है? मतलब ये तो किसी भूतिया कहानी जैसा लगता है जिस पर सब यकीन तो करते हैं लेकिन कोई उसे साबित नहीं कर पाता। इसका जवाब हमारी आपराधिक जांच की व्यवस्था और इंसानी फितरत दोनों में छुपा है। कातिल कहीं बाहर से नहीं आ रहा था। अच्छा। हाँ, वो उसी समाज का हिस्सा था, लेकिन वो उस सांचे में फिट नहीं बैठता था जो समाज ने कातिल के लिए बना रखा है।
मैं समझ रही हूँ। गांव के लोग चौपालों पर बैठकर अपनी पुरानी दुश्मनियों पर चर्चा करते रहे और पुलिस भी उन्हीं रंजिशों के एंगल पर गोल गोल घूमती रही। तो पुलिस उन धागों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो असल में थे ही नहीं। कुछ करता है तो वो आसानी से हमारी नजरों के सामने होते हुए भी व्यवस्था की आंखों में धूल झोंक सकता है। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी जिगसॉ पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो जिसके टुकड़े 35 अलग अलग डिब्बों से आए हों, बिना किसी रंजिश के, बिना किसी मकसद के। ऐसे में तो जांच कभी सही दिशा में जा ही नहीं सकती। और यही वजह थी कि पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाने में सालों लग गए। साल 2003 आते आते ये मामला इतना गंभीर हो गया कि आईजी और डीआईजी स्तर के बड़े अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और फिर इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई एएसपी वीपी श्रीवास्तव जी को। जी, और यहीं से पुलिस की जांच का तरीका पूरी तरह बदल गया। अंधविश्वास, अफवाहों और पुरानी रंजिशों की थ्योरी की जगह अब ठोस आंकड़ों ने ले ली। श्रीवास्तव जी की जांच का जो तरीका था ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प था। उन्होंने अलग अलग थानों में धूल फांक रही फाइलों को मंगवाया। 1998 से लेकर 2002 तक की सभी अनसुलझी हत्याओं का रिकॉर्ड निकाला। बिल्कुल। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर इतने सालों तक किसी ने इन हत्याओं को आपस में जोड़ा क्यों नहीं? ये हमारी उस समय की पुलिसिंग व्यवस्था की एक बहुत ही बुनियादी खामी को दर्शाता है। कैसे? देखिए, हत्याएं अलग अलग गांव में हो रही थीं और अक्सर अलग अलग थानों के अधिकार क्षेत्र में हो रही थीं। एक थाने की पुलिस को ये भनक ही नहीं थी कि बगल के थाने में भी बिल्कुल उसी तरीके से हत्या हुई है। ओह, मतलब तालमेल की कमी थी। हाँ, और जब श्रीवास्तव जी ने सारे आंकड़े एक मेज पर रखे और नक्शे पर पिन लगाने शुरू किए, तो जो आंकड़ा सामने आया उसने सबको सुन्न कर दिया। लगभग 35 हत्याएं। पुलिस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना कि ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये किसी एक ही सीरियल किलर का काम है। 35 हत्याएं, अरे बाप रे! ये आंकड़ा तो किसी भी व्यवस्था की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल। और जब उन्होंने इन 35 फाइलों को गहराई से खंगाला, तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले पैटर्न सामने आए जो इस हत्यारे के सिग्नेचर या उसकी पहचान बन चुके थे। और उन पैटर्न्स का विश्लेषण करना ही जांच का सबसे अहम हिस्सा था। पहला स्पष्ट पैटर्न था शिकान का चुनाव, जो कि बहुत खास था। हाँ, मरने वाले हमेशा 50 से 70 साल के पुरुष होते थे, जो गर्मी या उमस के कारण अपने घर के बाहर सो रहे होते थे। दूसरा, इनमें से ज्यादातर एक ही जाति विशेष से ताल्लुक रखते थे। और तीसरी और सबसे अहम बात, मारे गए लोगों का किसी से कोई पुराना विवाद या दुश्मनी नहीं थी। यही सबसे बड़ी पहेली थी। बिल्कुल। साधारण हत्याओं में हमेशा एक मकसद या मोटिव होता है, पैसा, जमीन या बदला। लेकिन एक सीरियल किलर के मनोविज्ञान में हत्या करना ही अपने आप में मकसद होता है। और ये पैटर्न सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। हत्या का समय भी बिल्कुल तय था। जी, सारे के सारे मर्डर सिर्फ शनिवार, रविवार या सोमवार को हुए थे। तरीका भी हर बार एक ही था, वो पुरानी भरवा बंदूक और सिर के पास सिर्फ एक गोली। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारा किसी सरकारी दफ्तर के तय रूटीन की तरह काम कर रहा हो। सच में। अब जब पुलिस के पास ये सारा डेटा आ गया था, तो उनके लिए अगला कदम उस कातिल के लिए जाल बिछाना था। और इसके लिए जो रणनीति अपनाई गई वो बहुत ही आक्रामक थी। रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए गांव के एक प्राइमरी स्कूल को अस्थायी पुलिस चौकी में बदल दिया गया। एकदम बीचों बीच। हाँ, और वीकेंड्स आते ही, यानी उन 3 खतरनाक दिनों में 7-8 थानों की पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दी गई। रात में बाइक स्क्वाड निकाले गए। और मैंने पढ़ा कि सिपाहियों को ड्रैगन लाइटें दी गई थी, है ना? बिल्कुल। इन लाइटों की रोशनी बहुत दूर तक अंधेरे को चीरती है। गांव वालों को भी सख्त हिदायत दी गई और वे भी भाला बल्लम लेकर पहरेदारी करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि हत्याएं एकदम से रुक गई। लेकिन हत्याएं रुकने का मतलब ये तो नहीं था कि कातिल ने अपना इरादा बदल दिया था या वो अचानक से सुधर गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एएसपी श्रीवास्तव की जो थ्योरी थी, इसके पीछे वो क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। उनका मानना था कि ये ठहराव दरअसल एक तूफान के आने से पहले की शांति है। और उस थ्योरी के पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। श्रीवास्तव जी ने महसूस किया कि इस सीरियल किलर के लिए मर्डर करना कोई काम नहीं है, बल्कि एक नशा है। एक एडिक्शन की तरह। जी, इसे हम विड्रॉल सिंड्रोम के जरिए समझ सकते हैं। वो कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे किसी नशेड़ी के दिमाग का डोपामिन सिस्टम काम करता है। जब उसे नशा नहीं मिलता तो उसके शरीर में जो तड़प, जो बेचैनी और जो मानसिक उथल-पुथल होती है,
इस कातिल के लिए खून बहता हुआ देखना बिल्कुल वैसा ही था। मतलब उसे जितनी देर मर्डर करने से रोका जाएगा वो उतना ही खतरनाक और बेचैन होता जाएगा। एकदम सही। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पुलिस जितनी ज्यादा सख्ती कर रही थी, कातिल के खून देखने की तलब उतनी ही बढ़ती जा रही थी। और यही बेचैनी उसकी सबसे बड़ी गलती का कारण बनी। एक ऐसी गलती जिसने सालों पुराने स्थापित पैटर्न को पूरी तरह से तोड़ दिया। हाँ, और ये बात है 8 नवंबर 2004 की। उस शाम हत्यारे ने एक ऐसा दुस्साहस किया जो उसके अपने ही बनाए हुए नियमों के सख्त खिलाफ था। वो शाम 7 बजे का वक्त था। मतलब आमतौर पर कातिल आधी रात के गहरे सन्नाटे का इंतजार करता था, लेकिन उस दिन विश्राम साहू नाम का एक व्यक्ति अपने घर के बाहर कुछ और लोगों के साथ अलाव ताप रहे थे। वहां काफी रोशनी थी, चहल पहल थी। बिल्कुल। और तभी अचानक एक गोली चलती है और विश्राम की छाती में लग जाती है। अब यहाँ ये मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है। जो शिकारी सालों तक केवल अंधेरे में अकेले सोते हुए शिकार को निशाना बनाता था, वो अचानक भरी शाम में लोगों की मौजूदगी में हमला क्यों करेगा? क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग पर एक अनियंत्रित मानसिक दबाव हावी था। अच्छा। हाँ, जिसे मनोविज्ञान में कंपल्शन कहते हैं। खून देखने की वो तड़प इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि उसने अपनी सुरक्षा, अपने बनाए नियम, सब कुछ ताक पर रख दिया। मतलब वो वीकेंड या सुरक्षित सन्नाटे का इंतजार कर ही नहीं सका। बिल्कुल नहीं। और क्रिमिनल साइकोलॉजी में ये बहुत बार देखा गया है कि जो शातिर अपराधी सालों तक व्यवस्था को चकमा देते हैं, वे अंततः अपनी इसी बेकाबू होती तलब के कारण कोई बड़ी गलती करते हैं और पकड़े जाते हैं। और इसी गलती के बाद आखिरकार वो कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। उसका नाम सामने आया, सदाशिव साहू। पुलिस पूछताछ में उसने एक 8 पन्नों का कबूलनामा दिया और उस दस्तावेज में जो बातें लिखी थी ना, वे किसी भी काल्पनिक हॉरर कहानी से 1000 गुना ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल। उस कबूलनामे में सदाशिव ने बताया कि अगर वो हर एक 2 महीने में किसी की हत्या ना करे तो उसे रात को नींद नहीं आती थी। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ नींद के लिए? हाँ, उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगती थी जब वो अपनी बंदूक से गोली मारता और जमीन पर इंसानी खून की बूंदें गिरती तो केवल उस खून को देखकर ही उसे सुकून मिलता था। और तभी वो चैन की नींद सो पाता था। मतलब 35 लोगों की जान की कीमत केवल एक इंसान की रात की अच्छी नींद थी। ये बात तो सच में दिमाग को सुन्न कर देती है। ये पूरी तरह से एक साइकोपैथिक व्यवहार है। देखिए, एक साइकोपैथ के दिमाग में दूसरों के दर्द या सहानुभूति को महसूस करने वाला हिस्सा काम ही नहीं करता। तो उनके लिए बाकी इंसान क्या होते हैं? उनके लिए दूसरा इंसान केवल एक वस्तु या खिलौना होता है जिसका इस्तेमाल वे अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। भयानक है ये। लेकिन इस कबूलनामे से एक और खौफनाक रहस्य से पर्दा उठा। वो रहस्य जिसके बारे में गांव वाले सालों से बात कर रहे थे। अंधेरे में भागती वो 2 परछाइयां, एक लंबी और एक छोटी। बिल्कुल वही। पुलिस ने जब पड़ताल की तो पता चला कि वो छोटी परछाई कोई और नहीं बल्कि सदाशिव साहू का अपना सगा बेटा जयकरण था। वो सच्चाई वाकई बहुत विचलित करने वाली थी। जयकरण का इस मामले में शामिल होना मनोविज्ञान और कानून दोनों के लिए एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। हाँ, क्योंकि वो खुद भी तो एक बच्चा ही था। जी। जयकरण ने बताया कि जब उसे अपने पिता की इन खौफनाक हरकतों का पता चला तो सदाशिव ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अपने ही बेटे को? हाँ, उसने साफ कह दिया कि अगर बेटे ने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे भी उसी पुरानी भरवा बंदूक से मार डालेगा। और उसके बाद वो जबरदस्ती अपने बेटे को हत्याओं के दौरान अपने साथ ले जाने लगा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है उस बेटे के लिए? ये एक बहुत गहरी नैतिक दुविधा है। सोचने वाली बात है। क्या जयकरण एक ऐसा क्रिमिनल था जिसने दर्जनों खून होते हुए देखे और पुलिस को नहीं बताया, या फिर वो खुद उस साइकोपैथ पिता का सबसे बड़ा पीड़ित था? एक बच्चा जिसे उसके ही पिता से मौत का डर दिखाया गया हो, वो आखिर कर भी क्या सकता था? मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो एक बच्चा जिसे उसके ही रक्षक से मौत का डर दिखाया गया हो, उसकी सोचने, समझने और विरोध करने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है। मतलब वो एक तरह से सुन पड़ जाता है। बिल्कुल। ये डर का एक ऐसा आघात है जो इंसान को अंदर से लकवाग्रस्त कर देता है। खैर, जब पुलिस ने इस खौफनाक सच का पर्दाफाश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो वहां एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिला। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में भारी भीड़ थी और बड़े-बड़े मीडिया संस्थानों के कैमरे लगे हुए थे। एकदम सच। एएसपी साहब उस 8 पन्नों के कबूलनामे को सबके सामने पढ़ रहे थे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था कि अचानक सदाशिव उन तमाम कैमरों के सामने चीखने लगा।
उसने चिल्लाते हुए कहा कि ये सब झूठ है, पुलिस ने उसे झूठे केस में फंसाया है और जबरदस्ती बयान लिया है। उस समय तो पूरे पंडाल में अफरा तफरी मच गई होगी, है ना? बिल्कुल मची होगी। अक्सर ऐसे ड्रामे का मकसद मीडिया की सहानुभूति बटोरना या पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट करना होता है। एक सीरियल किलर हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। तो ऐसे में पुलिस ने क्या किया? यहीं पर उस समय के जिले के पुलिस कप्तान संजय श्रीवास्तव का नेतृत्व काम आया। अच्छा। उन्होंने बिना किसी हड़बड़ाहट के बेहद सधे हुए शब्दों में माइक संभाला और उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी कभी अपना जुर्म आसानी से नहीं मानता। सही बात है। हमारा टेस्ट इस कबूलनामे से नहीं होगा, बल्कि इस बात से होगा कि अब आगे इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। वाह, ये जवाब इतना प्रभावशाली था क्योंकि इसमें भावनाओं या ड्रामे की जगह सीधे डेटा और तथ्यों पर भरोसा जताया गया था। जी। और उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। सदाशिव के जेल जाते ही उन दर्जनों गांवों में हत्याओं का वो भयानक सिलसिला पूरी तरह से रुक गया, जैसे किसी ने खौफ की उस टिक टिक करती घड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। हत्याएं तो रुक गईं, लेकिन किसी भी आपराधिक घटना में कातिल का पकड़ा जाना सिर्फ आधी कहानी होती है। बिल्कुल। असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी, हमारी न्यायिक व्यवस्था में, अदालत के ठंडे कमरों में, जहां सबूतों, गवाहों और तारीखों का खेल खेला जाना था। और वो लड़ाई 18 साल तक चली। सोचिए, 18 साल। इतने लंबे समय तक किसी केस का चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। दस्तावेजों में दर्ज है कि कैसे अदालत में सबूतों की कड़ियां कमजोर पड़ने लगीं और कई गवाह मुकर गए। ये हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जटिलताओं को समझने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसे? देखिए, पुलिस ने 35 हत्याओं का डेटा इकट्ठा किया, पैटर्न ढूंढा, ये बहुत शानदार था, लेकिन अदालत में भावनाएं या पुलिस की थ्योरी काम नहीं आती। वहां तो सिर्फ सबूत बोलते हैं। बिल्कुल। जब केस 18 साल खिंचता है तो गवाहों की यादें धुंधली पड़ जाती हैं, कुछ गवाह कातिल के डर की वजह से मुकर जाते हैं और कुछ बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने की थकान से हार मान लेते हैं। और जब हत्या का कोई सीधा मकसद साबित नहीं हो पाता तो बचाव पक्ष के वकील बेनिफिट ऑफ डाउट या संदेह के लाभ का सहारा लेते हैं। हाँ, वो तो है। अदालत हमेशा इस सिद्धांत पर काम करती है कि सबूत पुख्ता होने चाहिए, और इसी कानूनी दांवपेच का फायदा कातिल सालों तक उठाता रहा। ये कितनी अजीब विडंबना है ना, जिस इंसान ने इतनी बेदर्दी से 35 जिंदगियां पल भर में छीन ली, उसके खिलाफ न्याय आने में लगभग 2 दशक लग गए। बहुत लंबा वक्त होता है। आखिरकार 22 अप्रैल 2022 को जिला अदालत ने 2 अलग-अलग मामलों में सदाशिव को उम्र कैद की सजा सुनाई। जी। और सजा के मुश्किल से 1 साल बाद ही 2023 में अमेठी जेल में उसकी मौत हो गई। वो कातिल जिसने कभी दर्जनों गांवों की रातों की नींद हराम कर दी थी, उसकी मौत अखबारों में महज एक साधारण खबर बनकर रह गई। और उसके बेटे जयकरण का क्या हुआ? जयकरण को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस पूरी केस स्टडी से एक बात तो बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? मानवीय विभाग सही कितना भी अराजक या डरावना क्यों न लगे, वो अंततः किसी न किसी पैटर्न का पालन जरूर करता है। जब व्यवस्था भावनाओं को किनारे रखकर उस छुपे हुए पैटर्न को पकड़ना सीख लेती है, तभी ऐसे खूंखार अपराधियों पर लगाम कसी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। सही डेटा, सही नजरिया और पैटर्न को समझने की क्षमता ही किसी भी जटिल समस्या को सुलझाने की कुंजी है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक ख्याल है जो बार बार मेरे जहन में आ रहा है। कैसा ख्याल? कातिल को तो खून देखकर नींद आती थी। वो पकड़ा गया, अदालत चला गया और जेल में उसकी मौत भी हो गई। लेकिन फुर्सतगंज के उन दर्जनों गांवों का क्या? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, जिस पूरे समुदाय ने सालों तक शाम 8 बजते ही खौफ के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हों, क्या कातिल के पकड़े जाने के बाद उनकी वो मनोवैज्ञानिक दहशत अचानक से पूरी तरह खत्म हो गई होगी? दहशत के निशान इतनी जल्दी नहीं मिटते। बिल्कुल। जब खौफ आपकी दिनचर्या बन जाए, हर आहट मौत का साया लगने लगे, तो क्या कोई समाज कभी अपनी उन पुरानी बेखौफ रातों की तरफ पूरी तरह लौट पाता है? आज भी जब रात के सन्नाटे में कहीं कोई पत्ता खड़कता होगा या अंधेरे में किसी के कदमों की आहट आती होगी, तो उन घरों में वो अदृश्य घाव कैसे हरे हो जाते होंगे, इस पर विचार कीजिएगा।